अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज कल 14 अगस्त गुजरी है और ये बड़ी अहम तारीख थी। बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा था आज़ादी का दिन। मनाना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, और हम सब इसके पासबान हैं। हमें इसको अच्छी तरह सींचना है और इसको संभालना है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि 14 अगस्त जो है, वो 14 तारीख जो है उसकी तो एक अहमियत है, लेकिन जो इनकम टैक्स के कानून में 114 का टैक्स रिटर्न है उसकी अहमियत नहीं है। जब हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो खुशियाँ तो बहुत मनाते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार तो करते हैं, लेकिन जब इम्तिहान होता है कि टैक्स रिटर्न फ़ाइल करें तो वो उनसे नहीं होता। और यहाँ पे ये बात बड़ी ही अहम है कि पाकिस्तान इस वक्त उस दौराहे पे आ गया है जहाँ पे अगर टैक्स सही तरह कलेक्ट नहीं किया गया या टैक्स सही तरह नहीं दिया गया तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने में जितनी मुश्किलात आ रही हैं वो और बढ़ जाएंगी। आज का हमारा मौजू है कराची से मुतालिक, कराची की हालत ज़ार पे। कराची से जो टैक्स लिया जाता है और कराची से जो टैक्स लिया जाता है उसका टैक्स कहाँ लगाया जाता है। जब हम कराची की तरफ देखते हैं तो कराची की जो सड़कें हैं वो बारिश के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ जंग हुई है, कोई ऐसी हालत हो गई है। कराची में अगर आप देखें कि कचरा जो है वो वहाँ पे इतना बदनामी है कि ना कोई उठाने वाला है। जब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तो वहाँ पे उसको चलाने वाला कोई नहीं है। और ये जो सूरत हाल है ये अबतर होती जा रही है और कोई इस पे पूछ नहीं रहा, कोई इस पे सवाल नहीं उठा रहा, कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन कराची जो है, सिंध में जो है वो 85 से 90% टैक्स कंट्रीब्यूट करता है। वो पाकिस्तान में 55 से 60% टैक्स कंट्रीब्यूट करता है। हम हमेशा कहते हैं कि आपको अपना टैक्स देना चाहिए, लेकिन हम ये भी कहते रहे हैं कि जब टैक्स दिया जाए तो टैक्स जो है वो आवाम पे भी लगना चाहिए। और ये एक दुनिया का एक टैक्स निज़ाम का एक फिनोमेना है जिसमें ये कहा जाता है कि जिस इलाके से टैक्स कलेक्ट किया जाए, जिस शहर से टैक्स कलेक्ट किया जाए, पहले उस शहर पे वो टैक्स लगाया जाए, पहले उस इलाके पे वो टैक्स लगाया जाए। कराची से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है क्या वो कराची पे लगाया जाता है? लगाया जाता है तो कहाँ नज़र नहीं आ रहा। और ये जो सूरत हाल है ये अबतर होती जा रही है। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, नुमान अहमद साहब अर्बन प्लानर हैं, उनसे भी बात करेंगे। उन्होंने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ और बल्दियात के साथ काम किया है और उनका एक्सपीरियंस भी है कि किस तरह ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है और क्या वजूहत हैं कराची की ये अबतर सूरत हाल में। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नुमान साहब, हम बात आज करने जा रहे हैं कि जो कराची की हम इस वक्त देखते हैं, जब भी हम बात करते थे बचपन से सुनते, कराची जो है हब है, कमर्शियल हब है। जो कराची की इस वक्त हालात है और जो बारिश ने एक्सपोज कर दिया है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन आज मैं और आप जो सड़क पे निकलते हैं तो हमें पता है कराची खंडर बना हुआ है। तो ये जो आपने भी काफ़ी लोगों से कहा, क्या वजह क्या है इसकी, इतना जो तनज़्ज़ुली पे जा रहा है कराची में? इसकी बहुत सी वजूहत हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम इब्तिदा से शुरू करें, काफी तवील अरसे से जो कराची का ओवरऑल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है वो बगैर मनसूबाबंदी के काम कर रहा है। आप इस पे गौर फरमाइए कि कराची में इस वक्त जो तमाम मैनेजमेंट का और डेवलपमेंट का अमल है, इसके लिए कोई काबिल अमल शहरी मनसूबा हमारे पास नहीं है। अच्छा। और हम एडहॉक बुनियादों के ऊपर जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं या जो रोजमर्रा के मसाइल हैं उसके हिसाब से काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं लगा रहे कि इस शहर के जो मौजूदा बासी हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 20 मिलियन से तजावुज है, उनका आगे मुस्तकबिल क्या है, उनकी मुस्तकबिल की जो जरूरियात हैं, तवानाई की, रहाइश की, आमदोरफ्त के वसाइल की, तालीम की, सेहत की, उसके लिए मुस्तकबिल में जिस तरह इंतजाम किस निज़ाम के तहत होगा। जो हमारे पास 3 टीयर्स का गवर्नमेंट का ढांचा है जिसमें वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है और लोकल गवर्नमेंट है, इन सब के दरमियान वसाइल की और इख्तियारात की तकसीम किस तरह से होगी, इसमें बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके हवाले से हमें असर नौ कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत है। और जो मौजूदा चैलेंजेस, जैसे आपने फरमाया कि बारिशों में और दूसरी आफात के नतीजे में जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है, उसको ठीक करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये जरूरत होगी कि साइंसी बुनियादों पर एक तो हम इन सारे सवालात का जायजा लें और सबसे पहले शहर की जो है एक मरबूत मनसूबाबंदी जो है
वो करें जिसके तहत शहर की तरक्याती अमल को आगे बढ़ाया जा सके। नहीं, लेकिन नुमान साहब आपकी बात बिल्कुल सही है अगर आप ब्रॉडर उसमें बात करें, लेकिन बात ये हो रही है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सड़क पे अगर आप जा रहे हैं वहाँ मट्टी आ गई है तो उसको भी सही नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक एक एक घंटा जाम हो रहा है और वो भी ठीक नहीं की जा रही। तो ये तो ऐसा डिस ओनरशिप है कि कोई ओन करने को तैयार नहीं है शहर को। अब आप भी यहाँ पे हैं और हम भी यहाँ हैं, पानी का टैक्स देते हैं, आप रोड टैक्स देते हैं, आप हर तरह का टैक्स देते हैं, लेकिन आपको जो है उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा। आपने भी दूसरी ममालिक को देखा होगा जहाँ पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ पे वहाँ पे किस तरह काम होता है और कितनी एफिशिएंसी से काम होता है। तो क्या ये जो निज़ाम है हमारा इसमें कोई कमी है या कोई हमारे पास जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम है या कोई लीकेज है इसमें? देखिए, इसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि ये तमाम काम जिसका आपने हवाला दिया, इसको करने के लिए इदारे होते हैं और हमारे पास भी ये इदारे मौजूद हैं। अगर आप बल्दियाती इदारों की बात करें तो वो हमारे पास मौजूद हैं। फर्क सिर्फ ये है कि उनकी जो काम करने की सलाहियत है वो अब उस तरह से नहीं रही जैसे कि आज से तकरीबन निस्फ सदी पहले थी। यही कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी थी जिसने शहर के अंदर बहुत ही गिरा कदर खिदमत अंजाम दी, बहुत ही ऐसी नेबरहुड्स बनाई जिसकी बहुत से दूसरे ममालिक के जो माहिरीन थे वो आके उसकी मिसालें दिया करते थे। आपके सामने नॉर्थ नाजिबाद का नक्शा होगा कि अपने अच्छे जमाने में नॉर्थ नाजिबाद जो था वो एक मिसाली नेबरहुड तस्वुर किया जाता था, जहां पर निकासी आपका निज़ाम जो था खासतौर पर बरसात के जमाने में वो एक मिसाली तौर पे काम करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये तमाम इदारे जो है अपनी काम करने की सलाहियत खो चुके हैं और मेरा ये ख्याल है कि इसमें इन इदारों की असर-ए-नौ कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो एक बहुत अहम काम है। कुछ इदारों में ये जुज़वी तौर पे काम शुरू हुआ है। नहीं, लेकिन आप नुमान साहब आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन लोग तो ये कहते हैं इदारे सही हैं। दोबारा मेरे ख्याल में तो वो वाला हिसाब हो जाएगा कि आप इंजेक्शन लगा के आप दूध लेने वाली बात हो जाएगी भैंस और वो हासिल कुछ भी नहीं होगा जबकि इदारों को रीडू नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें एक बात तो ये है कि पास जो हमारे सिस्टम का जो बुनियादी ढांचा है वो ये है कि हमारे तमाम इदारे, खासतौर पे वो इदारे जिनके जिम्मे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब के सब जमहूरी हैं। आप देख लीजिए कि हमारे पास कानून के तहत एक इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। उस लोकल गवर्नमेंट के जिम्मे ये काम होना चाहिए कि लोगों की ख्वाहिशात और तरजीहात के हिसाब से शहर का इंतजाम चलाया जाए और जो प्रायोरिटीज सिटीजन अपने काउंसलर्स के जरिए से तय करते हैं, शहर के तमाम वसाइल को उसी तरतीब के साथ इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, आपने देखें पहले केएमसी थी, उसके बाद 3 ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स भी आ चुकी हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि केएमसी का काम बेहतर था या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने बेहतर तौर पे इस शहर की खिदमत की है? देखिए, मैं इसमें अर्ज ये करूं कि सबसे ज्यादा जो एक अफसोसनाक हकीकत है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट के हवाले से वो ये है कि इसमें हमने जरूरत से ज्यादा तजर्बात किए हैं और अभी तक तजर्बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ये सिलसिला शुरू हुआ था फील्ड मार्शल अयूब खान के जमाने से, जब हमने एक बेसिक डेमोक्रेसीज का निज़ाम कायम किया। फिर जब वो निज़ाम जो था वो साबित हुआ कि वो करामत नहीं है, तो फिर उसके बाद हम रिवायती किस्म की लोकल गवर्नमेंट ले आए जिसके अंदर सूबाई और मकामी हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात और वसाइल की कुछ तकसीम की। और फिर उसके बाद जब जनरल जिया का जमाना आया तो फिर हमने इलेक्टेड काउंसलर्स उन्हीं बॉडीज को चलाने के लिए अक्वायर किए। वो निज़ाम किसी हद तक जड़ पकड़ा था, तो फिर जो इलेक्टेड मेयर्स थे उनका निज़ाम मौकूफ करके वहां पर अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट किए गए। फिर जनरल मुशर्रफ के जमाने में आपने देखा कि एक वसी तरह इख्तियारात के तहत मकामी हुकूमतें कायम की गई और वो इख्तियारात इतने वसी कर दिए गए कि उस वक्त सूबाई हुकूमतें जो थी वो किसी हद तक गैर मौसर हो गई। मेरा ख्याल है हम काफी हद तक एक्सट्रीम्स की तरफ गए हैं। मौजूदा निज़ाम जो है वो भी एक एक्सट्रीम की तरफ निशानदेही करता है कि इसमें ज्यादातर जो इख्तियारात हैं वो सूबाई हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिए हैं या कुछ विफाकी इदारे हैं जो कुछ कराची की मुख्तलिफ नेबरहुड्स में काम कर रहे हैं, वहां पर वो ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसमें हमें एक बैलेंस की जरूरत है कि सूबाई हुकूमत एक चेकिंग अथॉरिटी का काम करे, लेकिन उसके साथ साथ इख्तियारात और वसाइल की तफवीज़ के साथ वो मकामी इदारों को ये आज़ादी दे कि वो अपने अपने इलाकों में मरम्मत का, देखभाल का और मैनेजमेंट का काम कर सकें। अच्छा, दुनिया के 2 बड़े शहरों में इलेक्टेड मेट्रोपॉलिटन नहीं है, न्यूयॉर्क में और जापान टोक्यो में, तो क्या कराची में भी वैसा मॉडल कोई लाया जा सकता है आपके ख्याल में? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक अच्छे शहर को चलाने के लिए और खासतौर पे कराची जितना बड़ा शहर है,
आप इस हकीकत को जहन में रखिए कि कराची पूरे सिंध का 1/3 या शायद उससे भी ज्यादा है। तो इतने बड़े इलाके को किसी गैर मुंतखब निज़ाम से चलाना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा। इसमें सिर्फ जरूरत इस बात की है कि जिस तरह हमने विफाक और सूबों के दरमियान एक तवाज़ुन कायम किया है 18वीं तरमीम के जरिए से, उसी तरमीम में यह भी कहा गया है कि यही जो ऑटोनॉमी है वो जिलों की सतह पर मुंतकिल की जाएगी और उसका एक बाकायदा निज़ाम वज़ा किया जाए। जिस तरह 18वीं तरमीम में विफाक और सूबों के दरमियान इख्तियारात और वसाइल का जो फॉर्मूला है वो वज़ा किया गया है, उसी तरह से सूबे और जिलों के दरमियान या शहरों के दरमियान जो इख्तियारात और वसाइल की तकसीम है वो मौजूद है। सिर्फ उसको रिवाइव करने की या उसको इनिशिएट करने की ज़रूरत है। अगर ये हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि बहुत से मामला जो है वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये कोई ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं, इसमें ये मामला अभी तक सही नहीं हुए हैं। तो शहर तो जो है वो बिल्कुल ही ऐसी सूरत हाल, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ऐसी सूरत हाल पेश कर रहा है कि ये किसी तरह कॉस्मोपॉलिटन शहर नहीं लग रहा, बिजनेस हब नहीं लग रहा। तो ये तो एक ना इन्वेस्टर आएगा यहाँ पे, ना यहाँ पे बिजनेसेस चलेंगे, तो किस तरह ये कंट्रीब्यूट करेगा मुल्क के लिए? देखिए, इसमें मैं अर्ज करूं कि हमारे पास बहुत से ऐसे सियासी मामलात हैं जो कि जिसमें इख्तिलाफात हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सियासी मामलात हैं जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं आपको चंद मिसालें दूं। हमारे पास जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होता है कराची में, उसकी जो इस वक्त टोटल कलेक्शन है वो 2 अरब रुपए से भी कम है। सही है। अब ये एक बिल्कुल मज़ा का खेज बात मालूम होती है कि कराची जो इतना बड़ा शहर है और जहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यूज मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतहों में से एक होगी, वहाँ पर इतना कम टैक्स कलेक्ट होना बेमानी बात मालूम होती है। ठीक है, ठीक है। मुख्तलिफ तो आप स्टडीज ने नुमान साहब, आपकी बात आ रही है कि टैक्स कलेक्शन जो है या रेवेन्यू का जो मसला है वो बहुत अहम है इस चीज़ को सही तरह एग्जीक्यूट करने के लिए। राइट, और इसमें इस बात की वसी गुंजाइश मौजूद है कि इस टैक्स को अगर हम ब्रॉड बेस पर नए असेसमेंट्स के तहत, नई मनसूबाबंदी के तहत वसूल करेंगे तो शहर के पास अपने वसाइल मुस्तहकम होंगे और शहर बेहतर तरीके से अपनी ज़रूरियात पे उस वसीलों को खर्च कर सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नुमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नुमान अहमद साहब अर्बन प्लानर थे। वो थे कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत कम है और उसके लिए कराची जैसे शहर के लिए बहुत रेवेन्यू चाहिए, जिस पे बैठ के बात करने की ज़रूरत है, जिस पे एक जदीद बुनियादों पे एक प्लान करने की ज़रूरत है, जिससे शहर को जो ज़रूरियात हैं शहर की वो मीट हो सकें। हमें यहाँ पे ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे मेहमान से बात करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है और हमारा नंबर भी चल रहा है। आप लाइव कॉल भी अभी कर सकते हैं हमें प्रोग्राम में, और व्हाट्सएप पे आप हमें ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं या ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, फिर हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, आपको जवाब देंगे। हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं फिर आप। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमान से और बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बता रहे थे कि जो कराची के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है, जितना रेवेन्यू चाहिए, वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा। अब उसके लिए जदीद बुनियादों पे किस तरह काम होना चाहिए। जब तक एक्सचेकर में पैसा नहीं होगा, चाहे वो सिटी गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, चीज़ें चलेंगी नहीं। ये बात समझने की है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को टैक्स ना दे के कोई मलाल नहीं होता। और इसी तरह हुकूमत वक्त को जब उनसे पूछा जाए कि टैक्स का पैसा कहाँ लगा हुआ है तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। और ये जो दो एंड्स हैं ये एक्सट्रीम्स हैं, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी टैक्स निज़ाम बेहतर है वहाँ पे टैक्स का पैसा जहाँ लगता है वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये इतना एक्सचेकर से पैसा लगा है, इस फ्लाईओवर पे गया है, इस अंडरपास पे गया है, इस पानी की लाइन पे लगा है, या इस ट्रेन पे लगा है जो कि लोगों को कम्यूट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेटली हम 75 साल से जो है ये निज़ाम को डिसीव करते आ रहे हैं और डिसीव करते करते अब ये सूरत हाल हो गई है कि हम बिल्कुल स्ट्रगलिंग स्टेज पे आ गए हैं और हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है। अब ये समझना मुझे भी पड़ेगा, आपको भी पड़ेगा और हुकूमत वक्त को भी पड़ेगा, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि वो लोग जो टैक्स प्लानिंग, टैक्स के निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, उनसे आप जो पूछें, जो आने वाली हुकूमत है, चाहे वो सिटी गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, जो फेडरल गवर्नमेंट हो, उनसे पूछें कि जी आपके क्या प्लान है टैक्स निज़ाम के लिए। अगर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है तो फिर आप उनको ना नाले पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें।
उनके पाकिस्तान उनके लिए जो है अगर वो आ जाएंगे तो पाकिस्तान का आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। हमें ज्वाइन किया गवर्नमेंट टीचर हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम बात ये कर रहे हैं कि कराची के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कराची से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। कराची की जो हालत ज़ार है, आप भी रोज़ सुबह अपने स्कूल जाती होंगी, आती होंगी, तो आप जो है ये सूरत हाल देखती हैं, आपको कैसा महसूस होता है और आप किस तरह इस शहर को देख रही हैं जिस तरह तनज़्ज़ुली की तरफ ये जा रहा है? सबसे पहले तो देखें, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने एक मौका दिया है कि हम जो है कराची में रहने वाले अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। देखिए, एक मसला ये है कि मैं एक टैक्स पे करने वाली खातून हूँ। मैं बाकायदगी से अपना टैक्स पे करती हूँ। सारी जिम्मेदारियाँ जो हमारी बनती हैं एज अ शहरी, एज अ हमारा जो पाकिस्तानी सिटीजन सब बनता है वो हम करते हैं। लेकिन कराची की हालत, आप यकीन करें कि हमारा आना जाना, आप बाहर जाके हाल देख लें, ये मुझसे क्या, आप तो किसी बच्चे से पूछ लें कराची का क्या हाल हुआ है। और हालिया बारिशों के बाद जो हाल है सड़कों का, कचरे का, गंदगी का, मतलब हद हो गई है। कराची को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। यहाँ तो हमारा इतना बुरा हाल है कि हम बिल्कुल बाहर आप क्या निकलते समझती हैं, कराची वालों का कसूर नहीं है ये? भाई, कराची वालों का कसूर क्या है? मैं आपसे, देखें, मैंने आपसे अर्ज की, मेरी एज अ शहरी क्या जिम्मेदारी बनती है? मेरी यही जिम्मेदारी बनती है ना मेरे वतन की तरफ, मेरे शहर की तरफ, कि मैं अपना टैक्स पे करूं, वक्त पे करूं। वो मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं सवाल भी पूछूं ना, मैं सवाल भी पूछूं उन लोगों से जो यहाँ पे आगे हुकूमत करते हैं, उन लोगों से कि उनसे टैक्स लेके कहाँ जाते हैं वो पैसे? सर, आप बेहतर जानते हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पे हम लोग सवाल पूछने वाले बनते हैं, हमें कौन पूछेगा अगर हम सवाल करने निकल पड़े? टैक्स पे कोई सवाल पूछता नहीं है। देखें, टैक्स पे कोई सवाल पूछता नहीं है। ये तो हम अपने प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं, वरना आप देखें कि टैक्स पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये तो आपने बात की कि मैं अपना टैक्स देती हूँ, लेकिन मेरे सामने बहुत से लोग आते हैं, जब मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ तो वो खामोश हो जाते हैं। तो जब आप खामोश हो जाएंगे तो फिर आप सवाल किससे पूछेंगे? नहीं, तो आप देखिए ना, अगर हम सवाल पूछ भी लें तो आप मुझे बता देना, ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो खून चूस रहे हैं हम लोगों का, क्या ये हमें जवाब देंगे? ये हमें हरगिज जवाब नहीं देंगे। कोई हमें जवाब नहीं देगा। तो ये तो सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और ये कराची जो है खंडर बन जाएगा। देखिए, अब बात यही है ना, वहीं आ जाती है बात कि अब यहाँ पे तो इसका तो कोई पुरसाने हाल रहा नहीं है ना। ये तो कोई बस अल्लाह का बंदा आए, कोई नेक बंदा आए, वही संभाले। हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं ना, हमें कौन पूछता है? आप देखें ना, ये खड्डों में, नालों में गिर के किस तरह से लोग मर रहे हैं ये हालिया बारिशों के बाद। कौन आ रहा है? कौन सामने आ रहा है? कौन पूछ रहा है? कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा सर, कोई नहीं देख रहा, और कोई देखेगा भी नहीं। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। हम तो इस हाल पे पहुंच गए हैं, यकीन करें कि हम तो सोचते हैं कि हम ये शहर ही छोड़ के चले जाएं। हम तो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। देखिए, ये तो आपकी सोच है, लेकिन बात यह है कि ये सूरत हाल जो है ये इसी वजह से आ रही है कि हम जो लोग यहाँ पे आते हैं उनसे ये बात नहीं पूछते। लेकिन बात अगर हम ये देखें, आप मुस्तकबिल के लोगों से, जो बच्चे हैं हमारे, उनसे आप डील कर रही हैं, तो क्या आप उनके अंदर ये शऊर बेदार कर रही हैं कि उनको जब वो माशरे में आए तो उनको किस तरह हुकूमत को टैक्स देना है और चीज़ों को? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। बिकॉज 75 साल में जो हमारे लोग हैं, जो कारोबार करने वाले हजरात हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आता कि टैक्स दिया क्यों जाए। वो कहते हैं टैक्स क्यों दें हम? उनको ये बात ही नहीं पता होती कि उनका घर जब उनके सैलरी के बगैर नहीं चल सकता, उनका ऑफिस उनके रेवेन्यू के बगैर नहीं चल सकता, तो ये शहर, ये मुल्क किस तरह रेवेन्यू के बगैर चलेगा? लेकिन बात यह है कि जितना टैक्स दिया जाता है वो भी नहीं लग रहा। ये एक और जो मुश्किल है वो ये है। लेकिन उसमें जो है हमारा, मेरा, आपका, सबका कसूर है, क्योंकि हम लोगों से ये पूछते नहीं हैं, हम खामोशी से उनको वोट डाल देते हैं। अब सिर्फ बात करनी होगी सिर्फ टैक्स की, इसलिए कि टैक्स देना होगा, टैक्स फाइलर बनना होगा। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप टैक्स पे करती हैं, लेकिन आपको क्योंकि आप स्कूल जाती हैं, आप बच्चों से डील करती हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये माइंड सेट को चेंज करें कि टैक्स देना ज़रूरी है। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन रहते वो यहाँ पे ये है कि टैक्स के बगैर जो है ना कोई शहर सही होगा, ना कोई इलाका सही होगा, ना कोई मुल्क सही होगा। जब तक रेवेन्यूज़ नहीं होंगे, जब तक ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ना सफरी सहूलत होगी, ना तालीमी निज़ाम होगा, ना सेहत होगी। तो जब आप ये मांगते हैं तो मांगने के लिए पहले आपको देना पड़ेगा और ये सिस्टम आपको रीपे करेगा। लेकिन अगर रीपे ना करें तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है। जब हम बात करते हैं दस्तूर की, हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, बड़े गहरे अंदाज में बात करते हैं, लेकिन हम सियासी बातों में बात करते हैं। इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपना सही टैक्स देना है और पाकिस्तान उसी तरह आगे बढ़ सकता है। और ये मुझे नहीं, आपको भी, सबको अपना टैक्स देना है और इसी तरह ये मुल्क आगे बढ़ेगा जब हमें अपने टैक्स ना देने पे कोई मलाल ना होगा।
हमें इस प्रोग्राम को यहाँ क्लोज़ करना है। हमने आपसे हमेशा ये बात की है कि जब तक पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।